हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि 6 + √4 एक कैसी संख्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि 6 + √4 एक कैसी संख्या है। तो जिस भी संख्या में रूट और पाई रह जाता है वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे √4 है और √4 का वर्गमूल निकलता है, तो √4 का हम वर्गमूल निकाल देंगे। यहाँ पे 6 है तो 6 प्लस है तो प्लस, और √4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसमें से रूट हट चुका है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए 6 + √4 भी कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न और ले लेते हैं, 2 + √3। अब इसे बताना है कि ये कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे देखिए √3 है और √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा। और जब भी किसी संख्या में रूट रह जाता है तो अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे 2 + √3 कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि 120/90 का सरलतम रूप है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको 120/90 का सरलतम रूप लिखना है। तो जब भी आपसे बोले कि इसका सरलतम रूप लिखिए तो आपको क्या करना है, इन दोनों को कटा देना है और कटने के बाद जो भी बचेगा वही इसका सरलतम रूप होगा। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 12 और 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो कटा दीजिए। 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12, तो ये कटने के बाद ये 4/3 बच गया। तो यही क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -6,11 में भुज का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये ऐसा प्रश्न एक फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं, और जो x का मान होता है वही भुज का मान होता है और जो y का मान होता है वही कोटि का मान होता है। तो ये एक बिंदु का निर्देशांक है। तो इसमें का जो पहला वाला होगा ये x का मान होगा और दूसरा वाला y का मान होगा। तो इसमें पूछ रहा है भुज का मान, तो जो x का मान होता है वही भुज का मान होता है। तो x का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -6 है। तो यहाँ पे भुज का मान कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि कोटि का मान कितना होगा तो y के मान को कोटि का मान कहते हैं। तो y का मान कितना है, 11 है। तो यहाँ पे 11 कोटि का मान हो जाता। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि समीकरण 2x + 3y = 5 में x = 1 हो तो y का मान क्या होगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 5 और इसमें x बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, यानी x का मान 1 दिया है। तो बोल रहा है कि y का मान निकालिए। तो y का मान कैसे निकलेगा, तो जो ये x का मान दिया हुआ है उसको हम x के जगह पे रख देंगे। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 और ये दोनों गुणा में है तो बीच में हम गुणा का चिन्ह देंगे। और x का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1, प्लस है तो प्लस, 3y है तो यहाँ पे लिख देंगे 3y, बराबर है तो बराबर, 5 है तो 5। अब इसे गुणा करा लीजिए, 2 एकम कितना हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 3y है तो 3y, और बराबर के उधर 5 है तो 5। अब आपको y का मान निकालना है तो 2 को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए +2 है तो बराबर के उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इधर हमारा बच जाएगा 3y और बराबर के उधर 5 है, और ये +2 जब बराबर के उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। अब इसे आपको घटा लेना है तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा। अब यहाँ पे आप
आपको y का मान निकालना है तो 3 को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो 3 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो y का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 1 निकल गया। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि यदि मस 54 78 बराबर 6 है तो लस 54 78 बराबर क्या। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक साल आता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए 2 संख्या दिया हुआ है, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, और इन दोनों का मौसा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इन्हीं 2 संख्याओं का लौसा क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस और गुणे मौसा होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो इसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पहली संख्या का मान रखना है, तो पहली संख्या 54 है तो यहाँ पर रख देंगे 54, गुणा है तो यहाँ पे देंगे गुणा, और दूसरी संख्या कितना है 78 है तो यहाँ पे लिख देंगे 78, बराबर है तो बराबर। आपको लौसा का मान निकालना है, इसका मान पता नहीं है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। फिर गुणा है तो गुणा, और मौसा का मान कितना है 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब आपको लौसा का मान निकालना है तो 6 को बराबर के इधर भेजना पड़ेगा। तो 6 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे 54 गुणे 78 और बट्टा के नीचे यहाँ पे 6 और बराबर के उधर हमारा लौसा बचेगा। अब इसे कटा दीजिए, 6 नवा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब इसे आपको क्या करना है कि 9 और 78 में गुणा करा देना है। तो हम यहाँ पे गुणा करा देते हैं। यहाँ पे देखिए 9 8 कितना हो जाएगा 72 के 2, और यहाँ पे हार्सिल कितना बचा 7 बचा, और 9 7 63 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 हो जाएगा। और बराबर के उधर लौसा है तो यहाँ पे लिख देंगे लौसा। तो हमारा लौसा कितना निकल गया 702 निकल गया। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि AP 4 10 16 22 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक कम करके लिखा जाता है, पहले ही हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे लिखेंगे A + 9D। अगर आपसे कोई बोले कि 19वां पद का फॉर्मूला लिखिए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो A + 18D होगा। एक कम करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे 10वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + 9D। बस यहाँ पे आपको A का मान रख देना है और यहाँ पे आपको D का मान रख देना है। तो A क्या होता है, AP का प्रथम पद यानी पहला पद होता है। तो AP का प्रथम पद कितना है 4 है, तो A का मान यहाँ पे 4 निकल गया। और D क्या होता है, सार्वंतर होता है। और सार्वंतर कैसे निकलता है, तो यहाँ पे देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद कितना है 10 है और पहला पद कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। बस यहाँ पे A और D का मान आपको रख देना है। A का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, प्लस है तो प्लस, 9 है तो 9, और D का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। सबसे पहले आपको गुणा कराना है, उसके बाद आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस, और 9 छक कितना हो जाएगा यहाँ पे 54 हो जाएगा, और 54 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 58 हो जाएगा। तो हमारा 10वां पद कितना निकल गया 58 निकल गया। तो यहाँ पे A वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन रैखिक समीकरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जिसका चर का महत्तम घात 1 हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए x क्या है, चर है, और इसमें चर का महत्तम घात कितना है, तो कुछ भी नहीं है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। तो जिस समीकरण में चर का महत्तम घात 1 होता है उसे रैखिक समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पे जो C वाला ऑप्शन है ये रैखिक समीकरण है। यहाँ पे C वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसमें देखिए चर का महत्तम घात यानी सबसे अधिक कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे अधिक 3 है। तो ये कौन सा समीकरण है, तो ये त्रिघात समीकरण है। और ये कौन सा समीकरण है, तो इसमें चर का महत्तम घात कितना है 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर।
8 नंबर प्रश्न है कि AP 2/7, 4/7, 6/7, 8/7 का सार्व अंतर ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सार्व अंतर निकालना है और सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं? D से सूचित करते हैं। और D कैसे निकलता है? तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। तो यहाँ पर देखिए D बराबर दूसरा पद कितना है? 4/7 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4/7 और माइनस है तो माइनस, और पहला पद कितना है? 2/7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/7। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे बट्टा का घटाव बनाना है। तो 7 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 से 7 एक बार में कटेगा तो यहाँ पे 4 बचेगा। माइनस है तो माइनस, यहाँ भी 7 से 7 एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ भी 2 ही बचेगा। अब यहाँ पे देखिए D बराबर कितना हो जाएगा? 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 2/7 बचेगा। तो हमारा D यानी सार्व अंतर कितना निकल गया? 2/7 निकल गया। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि 5, 7, 6, 4, 1 की माध्यिका ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जो ये आंकड़ा दिया हुआ है इसका आपको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका कैसे निकलता है? तो सबसे पहले आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ता है। और बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। और इससे बड़ा क्या है? तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। और 4 से बड़ा क्या है? यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और 5 से बड़ा क्या है? 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। और 6 से बड़ा क्या है? 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब इसे हम बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए हैं। अब जो संख्या बीच में होगा वही इसका माध्यिका हो जाएगा। तो इधर से भी 2 संख्या छोड़ दीजिए और इधर से भी 2 संख्या छोड़ दीजिए। तो बीच में कौन सी संख्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो 5 इसकी माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ पे D वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि 2, 6, 5, 4, 3, 1, 7 का माध्य निकाले। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे जो ये आंकड़ा दिया है इसका आपको माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकलता है? तो इसके लिए एक ट्रिक होता है। जितनी संख्या होती है उसको जोड़ दिया जाता है और जितनी संख्या होती है उससे भाग लगा दिया जाता है। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। 2 + 6 + 5 + 4 + 3 + 1 + 7। अब यहाँ पे देखिए सभी संख्याओं को हम जोड़ दिए हैं और जितनी संख्या होती है उससे भाग लगा देंगे। यहाँ पे गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 संख्या है तो यहाँ पे हम 7 से भाग लगा देंगे। अब इसे आपको क्या करना है? जोड़ लेना है। 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 और यहाँ पे देखिए 4 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 और 3 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 और 1 21 और 21 और 7 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा ऊपर में, और बट्टा के नीचे 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7। और 7 से 28 कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। तो हमारा माध्य कितना निकल गया? 4 निकल गया। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि 8 की पावर 0 गुणे 2 की पावर 0 का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे 8 की पावर 0 गुणे 2 की पावर 0 का आपको मान निकालना है। तो किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो जाता है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। इसे आपको याद रखना है। अगर हम x का भी पावर 0 कर देंगे तो इसका भी मान कितना होगा? 1 होगा। अगर हम 10 का पावर 0 कर देंगे तो इसका भी मान कितना होगा? 1 होगा। अगर हम क का भी पावर अगर 0 कर देंगे तो इसका भी मान कितना होगा? 1 होगा। अगर हम 1000 का भी यहाँ पे पावर 0 कर देंगे तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। यानी किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होगा तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे 8 के पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। और यहाँ पे 2 के पावर 0 है तो इसका भी मान कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 में 1 से गुणा होगा तो कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर।
12 नंबर प्रश्न है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो परिमेय संख्या किस रूप में रहता है, तो p बटा q के रूप में रहता है, यानी इसको आपको बट्टा के रूप में लिखना है। तो यहाँ से आपको दशमलव हटाना पड़ेगा। तो दशमलव कितना अंक बाद है, तो 2 अंक बाद है। तो ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे और नीचे भी 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से जब हम 1.34 में गुणा करेंगे तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, तो हमारा ऊपर में 134 बचेगा और नीचे में यहाँ पे 100 बचेगा। अब इसे कटा दीजिए, 2 से कटेगा ये 50 बार में, और यहाँ पे देखिए 2 छक 12 और 2 सते 14, तो ये 67 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 67 बट्टा 50 ये हमारा हो जाएगा। इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, इसे आपको याद रखना है। और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि y इंटू 1/y+3 का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे y इंटू 1/y+3 का आपको मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए y कॉमन ले लिया गया है, तो इन दोनों में फिर हम क्या करेंगे, इसे गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए y गुणे 1/y और यहाँ पे देखिए प्लस है, तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए y से 3 में भी गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 3y। अब यहाँ से देखिए y से y कट जाएगा, यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे 3y और यही इसका मान हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको 1/α + 1/बीटा का मान निकालना है। तो 1/α + 1/बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/c होता है। तो बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है, यहाँ पे c का मान रख देना है। तो b और c का मान आएगा कहाँ से, तो इस बहुपद से आएगा। जो x² में गुणा करता है वो a का मान होता है। तो यहाँ पे x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है, तो a का मान 1 निकल गया। और जो केवल x में गुणा करता है वो b का मान होता है। तो यहाँ पे b का मान कितना है, तो देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और जिसमें x नहीं रहता है वो c का मान होता है। तो c का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, तो माइनस। और b का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और c का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो हमारा 1/α + 1/बीटा का मान कितना निकल गया, तो यहाँ पे -2/3 निकल गया। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² - 5x + 4 = 0 का विविधकर ज्ञात करें। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आपको विविधकर निकालना है। तो विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसे आपको याद रखना है, b² - 4ac। बस इसी का आपको मान निकालना है। बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है, यहाँ पे a का मान रख देना है, यहाँ पे c का मान रख देना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। और जो केवल x में गुणा करता है वो b का मान होता है। तो x में क्या गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -5 गुणा कर रहा है। तो b का मान यहाँ पे -5। और जिसमें x नहीं होता है वो c का मान होता है। तो c का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। बस यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, -5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -5। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। माइनस है तो -4 है, तो 4। और ये तीनों गुणा में है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह देंगे। a का मान कितना है, 1 है, तो 1 फिर गुणा। और c का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब यहाँ पे देखिए
5 का यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज 2 बार गुणा करेगा, तो यहाँ पे इसे हम 2 बार गुणा करा देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 50 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो -5 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में 25 आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो -4 एकम 4, और 4 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो 25 में से अगर हम 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो हमारा विविधकर कितना निकल गया, 9 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि cos a गुणे tan a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको cos a गुणे tan a का मान आपको निकालना है। तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको tan का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin a बटा cos a होता है। तो tan a की जगह पे ये फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए cos a और गुणा है तो गुणा, और tan a का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है sin a बटा cos a। तो यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए cos a से cos a कट जाएगा, तो हमारा सिंपल यहाँ पे बचेगा sin a। तो यहाँ पे cos a गुणे tan a का मान कितना निकल गया, sin a निकल गया। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि यदि 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे देखिए 2 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि tan थीटा का मान निकालिए। तो tan थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको थीटा का मान रखना पड़ेगा, और थीटा का मान आएगा कहाँ से, तो यहाँ से आपको थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो 2 को हम बराबर के उधर भेज देंगे, तो इधर हमारा थीटा बचेगा, और इधर हो जाएगा 90 डिग्री बटा 2, और ये 2 से 90 डिग्री कितना बार में कट जाएगा, ये 45 बार में कट जाएगा। तो थीटा का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री निकल गया। बस यहाँ पे आपको रख देना है, tan है तो tan, और थीटा का मान कितना निकला है, 45 डिग्री निकला है। तो यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि वर्ग अंतराल 110 130 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। यहाँ पे आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के उसमें 2 से भाग लगा देते हैं। तो ये 110 निम्न सीमा होगा और 130 क्या होगा, उच्च सीमा होगा। तो इन दोनों को बस आपको जोड़ देना है, निम्न सीमा और उच्च सीमा इन दोनों को हम जोड़ दिए हैं, और बस आपको 2 से भाग लगा देना है। तो ऊपर जोड़िए 110 प्लस 130 कितना हो जाएगा, 240 बट्टा 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो हमारा वर्ग चिन्ह कितना निकल गया, 120 निकल गया। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर। यहाँ पे आपको बताना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो HCF गुणे LCM के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करके जाइएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग के दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल के दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।